3 तरीके जिससे एक मिडिल क्लास इंसान आज के समय पे इंडिया में रह के वेल्दी हो सकता है। तो मिडिल क्लास लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास का जो गैप है ना, 100 रुपीज आ रहे हैं, इसको अब मेरे को इस 100 को मैंने म्यूचुअल फंड के लिए रखा है। हाउ वुड यू डिवाइड दिस 100 रुपीज? किस एज में आपको ये रियलाइज़ होता है कि आपको इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स में या म्यूचुअल फंड्स में करनी चाहिए, मतलब इक्विटी में करनी चाहिए। उस एज पे 100 में से अपनी एज को माइनस कर दो तो उतना % आप इक्विटी में एक्सपोजर रखो। इंडिया में रह के हम इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं इजीली? नैस्डैक 100 करके एक फंड है मोतीलाल का, विच इज़ वन ऑफ माई फेवरेट। इंडिया में इतनी अच्छी रिटर्न मिल रही है तो आई डोंट थिंक सो वी नीड टू मूव आउट ऑफ द ग्लोबल होराइजन। लोगों को ये डर है, व्हाट इफ अगले 5 साल तक रिटर्न नहीं मिला और मेरा पैसा म्यूचुअल फंड में फंस गया तो? हेलो एवरीवन, एक और बार आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोग वेल्थ बनाना चाहते हो और आप ये मिडिल क्लास ट्रैप से निकलना चाहते हैं कि भाई कब तक मिडिल क्लास बनेंगे, अब अपन को बहुत सारा अंधा पैसा कमाना है, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है। आप सभी ने मुझसे एक समय पे कहा था कि कोई ऐसा व्यक्ति को इंडस्ट्री से लेके आओ जो डिस्ट्रीब्यूटर साइड से भी है, म्यूचुअल फंड के डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं, कहीं ना कहीं उनको नॉलेज भी है, कहीं ना कहीं वो एजुकेट भी कर रहे हैं। तो मैं ऐसे ही करेक्ट शख्सियत को लेके आया हूँ जिनको 16 ईयर से भी ज्यादा का अनुभव है इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, एंड शी इज नन अदर देन गरिमा कौशल जी। कैसे हैं आप? Thank you so much for having me on your show. I am doing very well and very happily coming here to share my knowledge so far जो थोड़ी बहुत मुझे पता है। एंड आई एम 100% श्योर लोगों को सीखने बहुत कुछ मिलेगा। Yes, सीधे सवालों की वर्षा के साथ मैं शुरू करता हूँ। बिल्कुल। पहली चीज, मैंने क्योंकि इंट्रो में कहा कि मिडिल क्लास लोगों को पैसा बनाना हम सिखाएंगे। 3 तरीके जिससे एक मिडिल क्लास इंसान आज के समय पे इंडिया में रह के वेल्दी हो सकता है आपके हिसाब से। 3 तरीके। सबसे पहली बात तो मिडिल क्लास लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास का जो गैप है ना, वो बहुत अचीवेबल गैप है। तो उस गैप को एक गोल बना के हम कैसे अपने स्टेप्स बना सकते हैं। तो 3 स्टेप्स में से सबसे पहला स्टेप मैं सबको रेकमेंड करती हूँ कि जो भी इन्वेस्टिंग प्लान कर रहे हैं उसको एक गोल से लिंक कीजिए। ठीक है। You should have a goal. You have a long term goal, you have a medium term goal, और you may have a very nearing short term goal. तो अगर गोल बेस्ड प्लानिंग करेंगे ना तो शायद आपका पर्पस बहुत जल्दी अचीव हो जाएगा। नंबर 2, आप एसेट क्लास को डाइवर्सिफाई करके चलिए। तो अब तो जो टैक्स लॉज आ गए हैं उसके हिसाब से आपके हाथ में एक डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा हो रही है। तो जो इनकम हर महीने आपके हाथ में डिस्पोजल पे है, उसको सारे एसेट क्लासेस में जो आपको परफेक्ट फिट फील होते हैं उसमें एलोकेट कीजिए एंड डिसिप्लिन फॉर्मेट में वो एलोकेशन को मेंटेन कीजिए। एवरी ईयर एज यू ग्रो इन योर इनकम, योर इन्वेस्टमेंट शुड इंक्रीज प्रोपोर्शनेटली। ओके। अगर आपकी इनकम इस साल 2024 से 2025 में हाइपोथेटिकली आप 30 लाख रुपीस के एनुअल इनकम ब्रैकेट में थे, यू विल क्वालिफाई फॉर बेटर पोजीशंस, या आपके जॉब्स या आपके बिजनेसेस में आपकी इनकम बढ़ेगी। आपकी इनकम 40 लाख हो गई, तो जिस प्रोपोर्शन में आपकी इनकम बढ़ी, प्लीज अपने एक्सपेंसेस के साथ साथ अपनी इन्वेस्टमेंट को उस रेशियो में बढ़ाइए। वाओ। सो दिस इज ओके। रूल नंबर 2। एंड रूल नंबर 3, थर्ड पैटर्न जो आपको बहुत हेल्प करेगा, कंपाउंडिंग को ट्रस्ट कीजिए। ओके। ओके। क्योंकि there are two ways to make money. One is you can work harder, and your bank account is increasing. But the other way is you don't have to work, you have to sleep tight because your money is compounding every night. ये तो rhyming भी हो गया। Yeah, I mean, wow. But So, yeah, beautifully explained, 3 ways, which brings me to the next question। वो ये है कि मान लीजिए, अब थोड़ा सा ट्रिक क्वेश्चन है, 10 करोड़ रुपए का कॉर्पस इस जीवन काल में किसी को बनाना है, okay. उसके लिए उनका इनकम कितना होना चाहिए और स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? इसको मैं थोड़ा सा डिकोड करती हूँ। बिल्कुल। इसमें हम एज को ले लेते हैं, somebody who's 25 और 35, और वो ये प्लान करते हैं कि उनको बाय द एज ऑफ 45-50 अर्ली फाइनेंशियल फ्रीडम अटेन करनी है। ओके, सो 25 इयर्स में हमको अर्ली फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, ठीक है। यस, तो बहुत जगह ये चीज बोली गई है क्योंकि हमारे इंडेक्स का एक एवरेज CAGR हम्म। 15% है। तो हम 15 के नंबर को लेके चलते हैं, 15-15-15। 15,000 rupees of monthly SIP with a 15% expected rate of return from the market and 15 years of investment. ये कॉम्बिनेशन आपका पहला 1 करोड़ रुपए बना देगा। डू यू अग्री टू दिस या फैक्ट? एंड आप इस बात को भी मेरे साथ अग्री करेंगे कि
पहला करोड़ बनाना ही मुश्किल होता है। करेक्ट। उसके बाद अगला 2 करोड़ शायद 15 साल नहीं लेगा बनाने में, वो शायद 7 साल में बन जाए या 8 साल में बन जाए। करेक्ट। उससे अगला करोड़ जो है, वो 5 साल में बन जाए। इस थ्योरी को तो हम वैलिडेट करते हैं। एब्सोल्युटली। तो अगर किसी 25 ईयर ओल्ड को एट द एज ऑफ 45 या 50 10 करोड़ रुपए चाहिए, तो स्टार्टिंग में वो 15,000 रुपए की इस कैलकुलेशन से एसआईपी स्टार्ट करे, हर साल 10% का स्टेप अप करे, करते 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 मुझे ऐसा लगता है कि 20 साल में ना वो 10 करोड़ अटेन कर लेगा। ओह, नाइस। ओके, मुझे एक चीज़ बताइए, अब जब एसआईपी की बात करते हैं द बिगेस्ट कंफ्यूजन इज़ हाउ डू आई पिक अ म्यूचुअल फंड इफ आई एम अ बिगिनर? मैं एक म्यूचुअल फंड कैसे पिक करूँ मैं अगर बिगिनर हूँ? आपका क्या उस पे राय है? बहुत बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। सबसे पहली बात तो आपने एक इन्वेस्टर को यहाँ तक लाया, आई एम वेरी हैप्पी एंड थैंकफुल कि वो म्यूचुअल फंड खरीदने के लिए मान गया। क्योंकि अक्सर हमारे पास जो लोग आते हैं ना, वो आके मुझे ये बोलते हैं कि ऐसा इन्वेस्टमेंट बताओ जहाँ रिटर्न अच्छी हो, रिस्क बिल्कुल ना हो। तो सबसे पहली बात, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। ये लाइन हम बहुत ध्यान से सुन लेते हैं, लेकिन क्या हम उसके साथ साथ ये देखते आ रहे हैं कि जब से सेंसेक्स या इंडेक्स स्टार्ट हुआ है, आज तक में कितने ही रिस्क की एटमॉस्फेरिक इवेंचुअलिटीज को एक्सपीरियंस करा है, तब भी हम 15% सीएजीआर पे है ना, एनुअलाइज रिटर्न। तो इससे अच्छा टूल और क्या होगा हमारे पास? सो यू हैव अ वेरी गुड इंटेंट टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड। अब बात आती है कि ले कैसे। सेबी ने 2018 में कैटेगराइजेशन कर दी थी। कैटेगराइजेशन होने से पहले हम जैसे डिस्ट्रीब्यूटर का काम ना बहुत टफ होता था ये एनालाइज करना कि किस फंड का पोर्टफोलियो एक्सपोजर जेन्युइनली लार्ज कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है। बहुत मुश्किल हो जाता था क्योंकि फंड मैनेजर अल्फा रिटर्न्स निकालने के लिए बहुत ट्वीकिंग करते थे। कैटेगराइजेशन होने के बाद से तो ये चीज़ें सिंप्लीफाई हो गई हैं, अब तो उनके डिस्पोजल पे बहुत कम अमाउंट रह गया है। तो कैटेगराइजेशन ने इजी ये कर दिया कि टॉप 100 कंपनीज ऑफ 500 इंडेक्स टू फंड्स हैं हमारे, कंपनीज हैं, उनमें ब्लू चिप में आती हैं। दैट इज अ सेफ इन्वेस्टमेंट जहां पे हम 12 से 13% की साल की रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं। ओके। सो टॉप 100 कंपनीज जो होती हैं वो इंडिया की टॉप ब्लू चिप कंपनीज हैं बिकॉज ऑफ देयर नेटवर्थ एंड द कैपिटलाइजेशन। तो जिनका माइंडसेट सेफ्टी माइंडसेट है, जिनको ये पता है कि ये पिलर कंपनीज, अगर बात करें तो हम एशियन पेंट्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा एंड डिफरेंट बैंक्स हमारे, एसबीआई, कोटक, आईसीआईसीआई, एचसीएल, इन्फोसिस, ये सारी वो कंपनीज हैं जो ब्लू चिप में आती है, एनटीपीसी, इंडियन रेलवेज एंड ऑल दैट, दोज आर पिलर्स ऑफ आर इंडिया। तो जो म्यूचुअल फंड इन कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहा है, वो कैलकुलेटेड रिस्क ले रहा है। तो आपके पैसे को रिस्क मिनिमलाइज करते हुए इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न आप इजीली कमा लेंगे। तो जिन लोगों का कंजर्वेटिव माइंडसेट है, थोड़ा सा हाइब्रिड कैटेगरी में और बाकी ब्लू चिप में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट एट द सेम टाइम इफ अ somebody who has a little longer duration एंड थोड़ा सा रिस्क टेकिंग कैपेसिटी उनकी बेटर है, दे शुड गो फॉर मिड कैप कंपनीज। वाई आई एडवोकेट मिड कैप टू अ लॉट ऑफ पीपल? बिकॉज एक होता है ना, आपने देखा होगा कि ओलंपिक्स की रेस होती है, तो कोई प्लेयर जो पिछले 2 बार की रेस में सेकंड आया होता है, उसको ना फर्स्ट आने की बहुत इच्छा होती है, बहुत। करेक्ट, करेक्ट। मिड कैप कंपनीज को ना मैं ओलंपिक का सेकंड रेसर बोलती हूँ, क्योंकि उनको ब्लू चिप में जाने की ना बहुत इच्छा होती है। तो वो ऐसे प्रोजेक्ट्स पिक करते हैं, ऐसी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करते हैं या ऐसे बिजनेस प्लान करते हैं। सो मिड कैप कंपनीज जो होती है ना, वो एक्स्ट्रा अल्फा जनरेट करने की कैपेसिटी में रहती हैं बिकॉज दे वांट टू कम अप इन द टॉप 100 कंपनीज। सो दैट इज व्हाई आपको अगर हायर रिटर्न एट अ लिटिल हायर रिस्क लेना हो तो मिड कैप ले सकते हैं विद अ लॉन्गर विजन ऑफ 5 to 7 years। 5 to 7 इयर्स। यस। ओके। एंड देन अब बात करते हैं हमारे हीरोज की, जो आई थिंक हमारी फाइनेंशियल फ्रेटर्निटी के फेवरेट्स होते हैं, स्मॉल कैप। क्योंकि आफ्टर द 250th कंपनी विच इज ऑन द इंडेक्स, ऑल आर स्मॉल कैप्स। ओके। तो ओके। दैट हैज अ बिग बिग डोमेन। उनके पास बहुत बड़ा यूनिवर्स होता है प्ले करने के लिए। रिस्की बहुत ज़्यादा होता है, बट देन ओवरनाइट मल्टी बैगर्स वही बनते हैं। तो अगर 10 years होराइजन है, बीच बीच में बहुत बार नेगेटिव्स भी देखोगे, बट एसआईपी मॉडल से अगर कोई जाना चाहता है तो एवरेजिंग मिल जाएगी उनको। तो स्मॉल कैप उनको लेने चाहिए। और ओके। एक होलिस्टिक पोर्टफोलियो किसी को बनाना है, कॉम्प्रिहेंसिव, तो थोड़ा सा लार्ज कैप, थोड़ा सा मिड कैप, थोड़ा सा स्मॉल कैप, अपनी ओके। रिस्क एपेटाइट के हिसाब से। ओके। रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें,
डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट करें, फ्यूचर एंड ऑप्शन में इन्वेस्ट करें या कहाँ पर इन्वेस्ट करें? अगर आपको रैंक करने में बोलूँगा इन टर्म्स ऑफ व्हाट इज़ आइडियल फॉर अ कॉमन मिडल क्लास पर्सन टू बिकम वेल्दी, आप उसको थोड़ा-सा रैंक कीजिए कि सबसे ज़्यादा आपका एलोकेशन इधर होना चाहिए इधर। तो एक पोर्टफोलियो एलोकेशन थोड़ा-सा अक्रॉस द एसेट क्लास बताइए। वंडरफुल। दिस इज अगेन सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल कंडीशंस कि आप अगर मिडिल क्लास में हैं और आपका वर्किंग प्रोफाइल क्या है। अगर आप सैलरीड हैं और आप एक रेगुलर मंथली इनकम अर्न करते हैं, तो उनके लिए सबसे पहला होगा म्यूचुअल फंड्स। बिकॉज आपको इक्विटी एक्सपोजर भी मिल रहा है, बट विद द एक्सपर्टीज ऑफ probably you are working on yourself, on your knowledge, and you're doing through some online app, or else there is a fund manager who is definitely taking care of your funds. बट एट द सेम टाइम अगर कोई यंग एंटरप्रेन्योर फैमिली है और उनको फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपैंड करना है और उन्हें ये दिख रहा है कि रियल एस्टेट मार्केट इस समय एक ऐसे स्टेचर पे है कि अब रिटर्न दे जाएगी, तो कमर्शियल रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स को मैं बहुत एडवोकेट करती हूँ। मेरे खुद के बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं बिकॉज आई हैव अ पैरेलल विंग ऑफ इन्वेस्टिंग इनटू रियल एस्टेट। जब हमारा एक फाइनेंशियल पोर्टफोलियो डिसेंट प्रॉफिट और डिसेंट अमाउंट अटेन कर लेता है, हम उनको रियल एस्टेट में कमर्शियल इन्वेस्टमेंट में डाइवर्सिफाई कराना शुरू करा देते हैं। बिकॉज रियल एस्टेट में थोड़ा सा हम लोग फाइनेंस वाले लोग ये मान के चलते हैं कि घर एक होना चाहिए, होना जरूर चाहिए, बिकॉज एक घर की बिलोंगिंगनेस बहुत वैल्यूएबल होती है। बट अदरवाइज अगर तो हाई रेंटल एरियाज में अगर आप देख रहे हैं कोई अपार्टमेंट, तो ठीक है, बट अदरवाइज कमर्शियल में इन्वेस्ट करेंगे, देयर इज नो प्रॉब्लम। सो सेकंड रैंकिंग में आ गया रियल एस्टेट। ऑनेस्टली फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस अ बिग नो नो फॉर द बिगिनर, बिकॉज मिडिल क्लास वालों के पास उतनी कैपिटल नहीं होती जिसको वो बार बार गवा सकें। खोने का डर उनको होता है जिनके पास कुछ होता है, जिनके पास कुछ है ही नहीं वो क्या खोएंगे। तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में वो लोग ही जाएं जिनके पास अंधा पैसा है और घर वाले बैक एंड फोर्थ रिफ्यूल करते जा रहे हैं, अदरवाइज नो। एंड स्टॉक्स आई वुड, तो आई विल रेट फ्यूचर एंड ऑप्शंस एट फोर्थ। थर्ड आई वुड से कि यू शुड डेफिनेटली हैव स्टॉक्स का पोर्टफोलियो वंस यू आर वेल वर्स्ड विद द म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। एक आपको पकड़ आ गई मार्केट की, आपको ये समझ में आ गया कि आप किस तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हो मार्केट्स को। ओके, फिक्स्ड डिपॉज़िट्स में पैसे डालने चाहिए या नहीं डालना चाहिए? बिल्कुल डालने चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता मार्केट का अगले 6 महीने में रुझान क्या होने वाला है। हाउ विल इट टेक टर्न, व्हाट शेप इट इज़ गोना कम एज़। सो एवरी इन्वेस्टर आई वुड रिकमेंड कि 6 मंथ्स का फंड जो आपका एक्सपेंस है, जिसके बिना योर सर्वाइवल इज़ नॉट पॉसिबल, you should have in fixed deposit as a contingency fund. Either you can have it in liquid funds as well, but fixed deposit is more relatable to everyone, accessible होता है बैंक से लेना। ओके, म्यूचुअल फंड में पैसा डालें या इंडेक्स फंड में एंड क्यों? बीइंग अ एमएफडी आई वुड ऑलवेज से कि म्यूचुअल फंड में डाले, बट इसका दूसरा एंगल भी है ओके, विच आई विल जेन्युइनली मेक यू अंडरस्टैंड व्हाई। सी, इंडिया का ना फ्रेमवर्क अभी इंडेक्स का शेप ले रहा है। वी आर येट नॉट डेवलप्ड। अगर हम बात करें तो इंडेक्स फंड्स आर नो बैड इफ वी आर इन अ डेवलप्ड इकोनॉमी, जहाँ पे कंप्यूटर एल्गोरिथम एंड जो सेबी जैसे हमारे यहाँ पे रेगुलेशंस है, उन कंट्रीज की भी रेगुलेशंस बहुत स्ट्रिंजेंट है, तो वहाँ इंडेक्स फंड क्योंकि कंप्यूटर मैनेज कर रहा है उसको, लोग इंडेक्स फंड पे इसीलिए तो जाते हैं। एक तो वो रेप्लिकेट करते हैं आपके इंडेक्स को, प्लस वो एक्सपेंस रेशियो पे बहुत लो होता है, मिनिमलिस्टिक टाइप। पर म्यूचुअल फंड्स जो एक्टिवली मैनेज थ्रू अ फंड मैनेजर होते हैं, वहाँ पे फंड मैनेजर को ये पता है डिस्पाइट कमिंग करेक्शंस इन द मार्केट, देयर आर सर्टेन सेक्टर्स विच में कम अप। ज़रूरी नहीं है, हमने ऐसे बहुत सारे फेजेस देखे होंगे। इसे मैं अपने टर्म्स में कहती हूँ फ्रेम इंडेक्स की। मार्केट चल रही है, शेयर्स नहीं चल रहे हैं, और बहुत बार ऐसा होता है कि मार्केट गिर रही है, शेयर्स चल रहे हैं। तो ऐसे में इंडेक्स फंड विल नॉट बी योर गुड फ्रेंड। ओके, सो यू इंसाइटफुल, शुड हैव अ म्यूचुअल फंड ठीक पोर्टफोलियो। है। हाँ, लेकिन टू टेस्ट द वाटर्स इफ द मार्केट, क्योंकि आजकल जो इन्फ्लुएंसर मार्केट है वो इंडेक्स फंड को बहुत प्रमोट कर रही है। आपके पोर्टफोलियो में 1-2 फंड आप ले सकते हो इंडेक्स एंड ओके, टेस्ट देम, ठीक है, एंड लगे कि सैटिस्फाई हो रहे हो, आप सूट कर रहे तो हो, तो कंटिन्यू। कंटिन्यू, और लगे कि आपके एक्टिव फंड्स उससे बेटर रिटर्न्स दे रहे हैं, छोड़ के इधर वापस आ जाओ। एक मिडिल क्लास को ना एक डर है, चलिए मैं कन्विंस हो गया एसआईपी करो, म्यूचुअल फंड में करो।
अब एक डर है, डर ये है कि लास्ट 5 साल में जिस हिसाब से मार्केट चला है, हुँ, उस हिसाब से तो बहुत कम देखने मिला हुआ है, ठीक है? ठीक मतलब है। इट हैज़ बीन अस्यूम्ड कि 2020 के बाद एक बहुत स्टैंडर्ड रैली है, तो ऑल म्यूचुअल फंड्स आर गिविंग रिटर्न्स, हर इक्विटी आपको रिटर्न दे रहा है। लोगों को ये डर है, व्हाट इफ अगले 5 साल तक रिटर्न नहीं मिला और मेरा पैसा म्यूचुअल फंड में फँस गया तो? हाउ डू यू एड्रेस दैट? फॉर दैट दैट इज़ व्हाट वी आर वर्किंग एज़ एडवाइज़र फॉर आवर इन्वेस्टर्स। मैं सबको ये बोल के चलती हूँ कि अपने पूरे पोर्टफोलियो में आप 10 से 15% ना लिक्विड पे पैसा पे बैठो। ओके। वैसे तो इट इज़ अनइमेजिनेबल कि 5 साल मार्केट ना चले। आज तक की हिस्ट्री में तो 5 साल का कोई आज पीरियड आया नहीं है। मैक्सिमम कितना पीरियड होता है जब मार्केट अंडर परफॉर्म कर भी जाए, आपके हिसाब से? देखो, बहुत हद मार के हमने 3 साल तक का तो फेज़ दैट इज़ द देखा है, मैक्स। मैक्स। बट अब वो कम होता जा रहा है। दैट हाँ, हैज़ बीन रिड्यूसिंग ओवर द इयर्स बिकॉज़ बहुत आई जल्दी गेस ग्लोबल नाउ इट फ इज़ 9 मंथ्स एट 9 मैक्स। हाँ, 9 मंथ्स टू 12 टू प्रोबेबली 18 मंथ्स हाँ, ऑल्सो। हाँ, हाँ। सो अभी हम 15th मंथ के उस क्लोज़र पे बैठे हैं जब मार्केट फ्लैट रही है। अंडर परफॉर्म की है येस, एक्चुअली। येस, अंडर यस, परफ़ॉर्म करी है। या तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सबको ये सजेस्ट करती हूँ कि ऑलवेज़ हैव सम लिक्विड फंड्स बिकॉज़ देखो, 2 चीज़ें होती है ना चीज़ों को देखने की कि ग्लास में पानी है, तो कोई देखता है कि आधा भरा है, कोई कहता है आधा खाली है। करेक्ट। तो मैं मेरे क्लाइंट्स को ये बोल के चलती हूँ कि जब मार्केट अंडर परफ़ॉर्म कर रही है, आपके पास अगर कैश पड़ा है और आपके पास एक्स्ट्रा बफर एफडी में पड़ा है, हुँ, हुँ। तो प्लीज़ कीप बाइंग एट एवरी डिप, ओके, कीप एवरेजिंग योर पोर्टफोलियो क्योंकि वापस आएगा और जब आएगा तो जो आपने कैटापुल्ट इफ़ेक्ट दिया अपने पोर्टफोलियो को, वो आपको बहुत अच्छी रैली दे जाएगा। ओके। मार्केट क्रैश कब होगा? ये तो भगवान भी नहीं बता सकते ऑनेस्टली। बट मार्केट क्रैश के भी ना रीजंस होते हैं। जब मार्केट ओवर वैल्यूड होती है, जब पीईज बहुत हाई होते हैं, जब एफआईआईज विड्रॉ करता है, तो ये सारी चीज़ें लोगों को पता चलने लग गई हैं थैंकफुली, क्योंकि इतना नॉलेज अब ऑनलाइन अवेलेबल है। आप भी गूगल के बहुत बड़े एडवाइजर हैं क्योंकि आप हर चीज़ में गूगल को बहुत रेफर करते हैं। आपके सही बताना कितना कमीशन है गूगल के पे आउट यार से? दे देना चाहिए वरना मैं आपसे चैट जीपीटी को रेफर करूँगा। यस। सो अब इतना डेटा गूगल पे अवेलेबल है तो पता चलने लग जाता है। और एक कॉमन मैन के लिए एक सिंपल एडवाइस मैं ये देना चाहूंगी कि अगर आप हर जगह ये सुनने लगो ना कि वो इंसान जो कभी म्यूचुअल फंड नहीं करता था मगर पड़ोसी के कहने से, बैंक वालों के कहने से, सीए के कहने से आके मार्केट में पैसा लगाने लगे, मार्केट गिरने वाली है। क्योंकि तब तक जो रियल टाइम इन्वेस्टर था ना, उसने उस मार्केट की वैल्यूएशन को हाई पे देख लिया और उसने पैसा निकालना शुरू कर दिया। एंड द आयरनी ऑफ दिस इंडस्ट्री इज कि रिटेलर्स तब एंटर करते हैं। करेक्ट। क्या अभी हम उस सिचुएशन पे हैं? एट प्रेज़ेंट व्हेन वी आर शूटिंग नहीं, दिस? नहीं, अभी बिल्कुल भी उस सिचुएशन में नहीं है। व्हाई आई वुड से इज़ कि 2020 कोविड के बाद ना देयर हैज़ बीन अ मेजर शिफ्ट इन द माइंडसेट। पीपल हैव स्टार्टेड ट्रस्टिंग द इंडियन इकोनॉमी, इंडियन ग्रोथ एंड स्टॉक तो मार्केट्स। वैसा नहीं है अभी। तो वो वाला स्टेज तो नहीं है बट अब पेशेंस लूज़ कर रहे हैं इंडियन इन्वेस्टर बिकॉज़ हुँ। 1.5 साल हो गया है। और रिटर्न इंडेक्स में नहीं है। नहीं है, नहीं है, मतलब लोग कह रहे हैं कि यार हमको मार्केट बढ़ता हुआ दिख रहा है पर हमारा पोर्टफोलियो क्यों नहीं बढ़ नहीं रहा दिख है? रहा है। टाइम कभी-कभी लगेगा, हाँ, क्राउलिंग स्टेज पे है अभी हम। ओके। तो क्या ये अभी खतरे की घंटी तो नहीं है, करेक्ट? नहीं, आई वुड नॉट से बिकॉज़ ऑन इसका एक और रीज़न है। जी। जितने भी एफआईआईज़ ने पैसा विथड्रॉ किया था, उन्होंने ग्लोबली देख लिया है, उनके पास ना इन्वेस्टमेंट के लिए ऑप्शन एशिया के अलावा बहुत ज़्यादा कहीं बचती नहीं है। यूरोप पूरा डेवलप्ड है, यूएस इस टाइम पे अलग क्राइसिस से लाइक गो थ्रू कर रहा है, चाइना इज़ नॉट फेवरेबल, जापान तो कुछ भी नहीं कर रहा है। तो घूम फिर के आते हैं एशिया में और एशिया में अगर हम बात करें तो इंडिया से ज़्यादा अच्छा गोल्डन बेटर बूज़ नहीं कोई है, नहीं है। करेक्ट, आई वुड एग्री ऑन दैट। मुझे एक चीज़ बताइए, ये ट्रम्प जी बहुत इधर-उधर कुछ उठा-पटकी करते रहते हैं। क्या इसका कोई बीच में चर्चाएँ हो रही थी, इट विल हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ऑल द ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स एंड इससे बहुत हर्ट होगा। आपका क्या व्यू है इस चीज़ पे? अब तो उनके अपने ही लोग उन्हें पसंद नहीं कर रहे। हम क्या करें बताओ? Because if you talk about the locals of America, they themselves have started doubting their decision कि उन्होंने सही भी किया कि नहीं किया। Because see, आप इस बात को बहुत अच्छे से मानेंगे मेरे साथ कि डू यू बिलीव कि यूएस के लोग लेबर वर्क कर सकते हैं? क्या ओवरनाइट वहाँ पे फैक्ट्रीज़ जो बहुत बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ है, वो डेवलप हो सकती हैं? नहीं हो सकती ना। जस्ट बिकॉज़ यू आर द न्यू जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, डज़ नॉट मीन कि आप अचानक से आके अपने नए रूल्स ला सकते हो। इंटर जियोपॉलिटिकल डिपेंडेंस इज़ मैंडेटरी। इस ग्लोब की ये सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है। इंडिया इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट इन रिसोर्सेज़। And the second thing advantageous with India is that it is the youngest populated country in the world.
ब्रेन, इफ यू टॉक अबाउट, इंडिया हैज द हाईएस्ट ब्रेन, जो कि एक्चुअली में पूरे वर्ल्ड के लिए काम कर रहा है। ये सब कुछ ट्रम्प को कैसे फील हो सकता है कि वो अपनी कंट्री में सडनली, इट इज नॉट अ क्रॉप कि वो हार्वेस्ट करके आज अचानक से निकाल लेंगे। ही हैज टू कम बैक टू द रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड। ओके, ओके। तो क्या मैं मोटा-मोटी समझूँ अभी तक की इस बात पे, हम जो कुछ लोग कभी-कभी बोलते हैं हम बहुत बड़े बबल स्टेट में हैं, हम अभी नहीं हैं, करेक्ट? एज़ पर यू, शुड आई से? ओके। मुझे एक और चीज़ बताइए कि आपने फंड्स की बात करी तब डेट फंड्स की आपने ज़्यादा कुछ बात नहीं करी। ये डेट फंड्स क्या होता है और किसको करना चाहिए उस पे इन्वेस्ट? वंडरफुल। जब तक टैक्सेशन नहीं आई थी ना डेट फंड्स पे, तब तक तो हम डेट फंड्स को एफडी का ऑल्टरनेट करके बहुत अच्छे से प्रमोट करते करेक्ट, आई थे, रिमेंबर या इंडेक्सेशन एंड जी, ऑल जी, दैट जी। लगा के, क्योंकि तब इन्फ्लेशन को एडजस्ट किया जाता था। बट अब नए टैक्स लॉज आने के बाद से एफडी और डेट फंड्स एक जैसे ही टैक्स्ड होते हैं। तो आपका, आप 20% स्लैब में है, आप 10% स्लैब में है, उतना उतना टैक्स कट जाएगा। बट देन देयर इज वन एडवांटेज, बहुत सारे लोगों को पता नहीं, इस बारे में पता है कि नहीं, जब आप बैंक से एफडी लेते हैं तो बैंक आपके उस एफडी को फर्दर री इन्वेस्ट करता है इन टर्म्स ऑफ लोन्स या जो भी है, और जो भी वो रिटर्न अर्न करता है उसमें से अपना एक्सपेंस काट के आपको एफडी का इंटरेस्ट दे देता है। इंडेक्स फंड में ना एक, डेट फंड में सॉरी, एक ये फायदा हो जाता है कि वहां पे ना एज कंपेयर टू बैंक एक्सपेंसेस आर लोअर। तो अगर हमारे सिक्योर्ड बॉन्ड्स और जो ट्रेजरी बिल्स हैं, जहाँ पे कूपन रेट चलता है और वहाँ पे अगर 11% का रिटर्न आ रहा है, तो योर डेट फंड हैज द अपॉर्चुनिटी टू गिव यू 9% यील्ड एज कंपेयर टू एफडी। अगर आपने 6% की एफडी ली तो वो 6 ही देगा और टीडीएस और काटेगा। डेट फंड्स में ये नहीं होता है। डेट फंड्स में देयर इज अ प्रोबेबिलिटी, क्योंकि फिक्स रिटर्न वहां पे भी नहीं है। इट कैन इंक्रीज, रेयरली आई हैव सीन इट इज डिक्रीजिंग। एंड मोर ओवर, अगर आप पिछला 1.5 साल उठा के देखे तो ऑल द डेट फंड्स आर गिविंग एटलीस्ट 7.5-8% रिटर्न। दे नाइस। हैव सरपास्ड एफडीज। ओके, ओके, तो कंजर्वेटिव लोगों के लिए ठीक है। मैं रेकमेंड करती हूँ हैविंग अ डेट फंड पोर्टफोलियो। ओके। यस। आने वाले 3 साल में आपको क्या लगता है कौन-सा सेक्टर, ऐसा सेक्टर की बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग स्टॉक स्पेसिफिक, 1-2 सेक्टर जो आपको लगता है आर वेरी प्रॉमिसिंग एंड व्हाट वुड बी योर रेशनल बिहाइंड इट? ओके, सो आने वाले सेक्टर में जिस हिसाब से ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो आई सी अ लॉट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपिंग इन इंडिया। सो माय गो टू सेक्टर वुड बी वन, डेफिनेटली इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स। इंफ्रास्ट्रक्चर से जो भी रिलेट करते हैं, एंड आईटी डेफिनेटली इज वन ऑफ इट, बिकॉज जिस हिसाब से अगर बाय एनी चांस ट्रम्प सक्सीड्स इन डंपिंग अ लॉट ऑफ गुड ब्रेन्स फ्रॉम देयर कंट्री, वो सब इंडिया में आएगा। और थैंकफुली आर प्राइम मिनिस्टर राइट नाउ इज वेरी थॉटफुल, क्योंकि ये हाई इनकम अर्नर ग्रुप के लोग हैं, इनको खाली नहीं बैठने दे सकते। तो ही विल हैव टू डिजाइन सर्टेन सेक्टर्स इन अ वे कि आईटी का जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है ना, उनका कंजम्पशन इंडिया में क्रिएट होना चाहिए। Hmm. I think I'll also push this question to the audience who is watching this, जो ये देख रही है उनसे मैं पूछूंगा आपको क्या लगता है कौन से वो 2 सेक्टर हो सकते हैं, और आपका भी रेशनल बताइए, बिकॉज आई लाइक द आईटी वाला जो आपने कहा कि हाँ, अगर ट्रम्प भाई साहब उधर से डंप करेंगे तो घूम यस, फिर के आना आना वापस तो हमारे वापस इधर ही है। पड़ेगा। एंड जिस तरह से पॉलिसीज हमारी प्रो गवर्नमेंट पॉलिसीज हो रही कहीं ना कहीं प्रमोट किया जाएगा, एंड दैट वुड इवेंचुअली, बिकॉज हाल फिलहाल में मैंने एक जगह पे पढ़ा था कि मोदी जी कह रहे हैं कि हमको अपना खुद का यूट्यूब होना चाहिए, हमारे यस, खुद का सोशल मीडिया होना यस। चाहिए। तो ये सारी चीज़ें, मुझे एक बात बताइए, कहा जाता है कि within the next 5-6 years will be a $10 trillion economy या $9 trillion, do you think होगा? आई एग्री, आई Oh, एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक इन इंडियन मार्केट, क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे इस्टेब्लिश फाउंडर्स को बिलीव करती हूँ जो इंडिया में आज बहुत डिसरप्टिव वेल्थ क्रिएट कर चुके हैं। तो मैं उन लोगों की स्टोरीज जब सुनती हूँ ना, बैक देन, आज से 25 साल पहले ना, वेल्थ बनाना वॉज ओनली फॉर द लीग ऑफ सर्टेन पीपल। आज वेल्थ बनाना ना कॉमन मैन की आदत है। अगर एक कॉमन मैन इतना सारा कंटेंट अब्जॉर्ब करके अपने पैटर्न को वेल्थ बनाने की तरफ ले जाए ना, अभी ये 1.5 साल में अगर आपने देखा तो हम क्रैश नहीं हुए, अनलाइक अदर इकोनॉमीज। हम सस्टेन कर पाए। पेशेंस अब लूज हो रही है, बट हमने बहुत माइनस नहीं देखा। उसका रीजन ये था, एफआईएस गए, रिटेल आया, correct. रिटेल पावर वापस से इंडिया में खड़ी हो रही है। तो और कंपाउंडिंग की अगर हम बात करें तो 4 ट्रिलियन, 4 ट्रिलियन का 8, 8 का 10, तो बहुत आसान है बनना। वाह, मैजिकल है guys, नंबर्स।